वेलकम टू क्रैक मिशन फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के बीच इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राजनीतिक दल एवं निर्वाचन आयोग, अक्सर इससे संबंधित प्रश्न जो आते हैं उसमें अधिकांश लड़के गलती कर जाते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि आप पॉलिटी का आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटे, और अगर आप एग्ज़ाम में पॉलिटी का 100% प्रश्न सॉल्व करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए, मैं आज ये पॉलिटी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम में, उसका ये पहला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। अब ये जो निर्वाचन आयोग है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अब निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ये एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था मीन्स कि इसका संविधान में उल्लेख है, और संविधान के भाग 15 आप लोग याद रखिएगा। संविधान के भाग 15 मैंने मेंशन कर दिया है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारतीय के जो निर्वाचन आयोग हैं, जो भारत निर्वाचन आयोग है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक ये जो निर्वाचन आयोग है उसका प्रावधान है। अब देखिए, ये जो निर्वाचन आयोग था ये अक्टूबर 1993 से पहले एक सदस्य था, और अक्टूबर 93 के बाद से ये 3 सदस्य हो गया। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए और 2 एडिशनल सहायक निर्वाचन आयुक्त हो गए। तो अब देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो पहले हो जाएगा। या तो 6 वर्ष हो जाएगा इनका सेवा काल का तो भी ये रिटायर कर जाएंगे, अगर 65 वर्ष हो जाएगा तब भी ये रिटायर कर जाएंगे। और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इसके अलावे 2 एडिशनल चुनाव आयुक्त, उनका 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष अगर पुर जाता है पहले सेवा का तब ये रिटायर हो जाएंगे, या तो पहले अगर 62 वर्ष हो जाता है तब ये रिटायर हो जाएंगे। अब इनका देखिए वेतन, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इनको वेतन दिया जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके समान इनको वेतन दिया जाता है, और भारत के संचित निधि से दिया जाता है इनका वेतन। अब देखिए डिटेल्स में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य कर दी गई थी। ये 1989 को ये जो निर्वाचन आयोग है इसको 3 सदस्य कर दी गई थी, लेकिन फिर 2 जनवरी 1950 को 1 सदस्य आदेश जारी करके निर्वाचन आयोग को फिर 1 सदस्य कर दिया गया। ये 16 अक्टूबर 1989 को क्या किया, 3 सदस्य कर दिया, इसमें 3 सदस्य होंगे। अब फिर 2 जनवरी 1990 को इसको 1 सदस्य कर दिया गया, और उसके बाद फाइनली ये अक्टूबर 1993 के बाद से ये 3 सदस्य हो गया। तो ये पूछा जा सकता है कि इसके पहले 1993 के पहले इसको कब 3 सदस्य किया गया था, तो ये 16 अक्टूबर 1989 आपका आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, पहले मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ये तो सिंपल सवाल है, सुकुमार सेन। चूँकि ये पहले थे इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, और इनका आप कार्यकाल आप लोग देख लीजिएगा 1955 से 58 तक ये थे। और देखिए इसमें एक बहुत ही चर्चित चुनाव आयुक्त हुए, जिसके बाद लोग चुनाव आयुक्त का नाम हर जन जन तक पहुंच गया, आम लोग चुनाव आयुक्त की चर्चा करने लगे। वे थे टी.एन. शेषन, और टी.एन. शेषन 1990 में चुनाव आयुक्त बने थे। टी.एन. शेषन, ये राष्ट्रपति के भी चुनाव लड़े थे टी.एन. शेषन। अब आइए, ये ईवीएम, जो ईवीएम मशीन से भी चुनाव होता है, ईवीएम मशीन का प्रयोग पहली बार कब और कहाँ शुरू हुआ था, तो ये केरल में हुआ था।
और केरल में पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर ये शुरू हुआ था मई 1982 में केरल में 50 बूथ पर ये शुरू हुआ था पारूर विधानसभा क्षेत्र में। अब देखिए, इसके बाद 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 और दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग हुआ। पहला बार 1982 में हुआ, उसके बाद 1998 में मध्य प्रदेश के 5 विधानसभा, राजस्थान के 5 विधानसभा और दिल्ली के 6 विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग हुआ। और नेक्स्ट, ईवीएम का प्रयोग पूर्ण रूप से पहली बार किस राज्य की विधानसभा में हुआ? तो ये हुआ गोवा में। ये हुआ 1999 के चुनाव में पूर्ण रूप से ईवीएम का चुनाव हुआ गोवा विधानसभा का। नेक्स्ट, वीवीपैट का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ और किस राज्य के चुनाव में हुआ? तो नागालैंड में हुआ ये वीवीपैट का चुनाव, वीवीपैट का प्रयोग, और ये हुआ 2013 में। अब वीवीपैट का फुल फॉर्म वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अब देखिए, वीवीपैट का निर्माण कौन किया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया ने 2013 में बनाया था इसको, वीवीपैट को। आइए नेक्स्ट, मतदान के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र कब से शुरू हुआ? तो ये हुआ 1993 के चुनाव में। 1993 के चुनाव में ये क्या कहते हैं, फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र शुरू की गई चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए कि लोग बगली नहीं करें चुनाव में, इसलिए फोटोयुक्त मतदान पहचान पत्र जारी किया गया। नेक्स्ट, मतदान हेतु मतदाता सूची में शामिल होने के लिए 18 वर्ष की गणना किस माह से हर वर्ष होता है? जैसे कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया तो साल में कौन ऐसा महीना तय किया जाए जिससे किसी गणना की जाए कि ये व्यक्ति 18 वर्ष का पूरा गया। हर महीना तो ये हो नहीं सकता है, इसलिए सरकार ने ये तय किया है कि 1 नवंबर हर वर्ष 1 नवंबर की तिथि को जो 18 वर्ष का हो जाएगा और उसको ये मतदाता सूची में उसका नाम शामिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या है? ये जो निर्वाचन आयोग है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है, देखिए, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, चुनाव क्षेत्र जो है उसका परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ये जो चुनाव चिन्ह मिलता है, जैसे भाजपा का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, सीपीआई का हंसुआ गेहूं की बाली है, तो ये कौन प्रदान करता है? ये चुनाव आयोग प्रदान करता है। चुनाव करवाना, ये जो चुनाव होता है ये करवाना उसी का काम है। और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, आचार संहिता तैयार करना, चुनाव आयोग के लिए आचार संहिता तैयार करवाना, ये इसका काम है। मतदान के लिए नेक्स्ट, 1977 में कितने राजनीतिक दल के विलय से जनता पार्टी का गठन हुआ था? तो देखिए, 1977 में ये 5 दल मिले थे, तब जनता पार्टी का गठन हुआ था और जनता पार्टी के नेतृत्व में ये कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल किया गया था 1977 में। आइए नेक्स्ट, चुनाव आयोग द्वारा 1992 में कितने दल को राष्ट्रीय दल तथा कितने दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो उस समय 14 राष्ट्रीय दल को और 60 राज्य स्तरीय दल को मान्यता दी गई थी 1952 में। आइए नेक्स्ट, राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा किस प्रावधान के तहत दिया जाता है? ये जो मान्यता दिया जाता है इसका प्रावधान क्या है? तो इसका प्रावधान है निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ये प्रदान किया जाता है। 1968 में एक नियम बना, उसी के आदेश के अधीन ये मतदाता ये जो है मान्यता दिया जाता है राजनीतिक दलों को। आइए नेक्स्ट,
तारकुंडे समिति तथा दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। ये तारकुंडे समिति और दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से था। ये चुनाव सुधार के बारे में अपनी रिपोर्ट दिए थे। नेक्स्ट, चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। चुनाव आयुक्त को पदच्युत कैसे किया, उसको कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। और देखिए, इसी प्रकार से जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी हटाया जाता है। तो उसी के आधार पर इनको भी हटाया जाता है। चुनाव आयुक्त जो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, इनको हटाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य रूप से ये मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, चुनाव आयुक्त नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर इनको हटाया जाता है। नेक्स्ट, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना पड़ता है? चुनाव जो वहाँ होता है, वहाँ चुनाव से कितना देर पहले ये प्रचार बंद करना पड़ता है? तो मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले। मतदान 12 घंटा होता है, समझ लीजिए कि मतदान शुरू होने से 36 घंटा पहले और मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले ये बंद करना पड़ता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो जो पॉलिटिका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसका लाता रहूँगा, और जिससे अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? अगर मान लीजिए चुनाव हो रहा है और उस बीच में किसी का मृत्यु हो जाए तो 7 दिन के अंदर उसको अपना प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है, उस दल को। आइए नेक्स्ट, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? ये भारत में जो महिला भी वोट करती हैं इनको पहला बार मताधिकार कब मिला था? तो ये मिला था 1926 में। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, शासन अधिनियम 1909 के तहत 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। लॉर्ड जॉर्ज वहाँ के प्रधानमंत्री थे। आइए नेक्स्ट, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में संसद द्वारा, इसके पहले ये प्रावधान नहीं था, उनका सेवा शर्त के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। ये 1994 में ये संसद द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीएम में किस वर्ष हुआ? देखिए, ये हुआ 1964 में। सीपीआई और सीपीएम का विभाजन 1964 में हुआ। तो सीपीआई की स्थापना 1925 में हुआ था और इसकी स्थापना ताशकंद में हुआ था। तो पहले सीपीआई ही था और सीपीआई का विभाजन हो गया 1964 में। सीपीआई और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में। आइए नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो ये केरल में बनी थी। केरल में बनी थी 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, और मुख्यमंत्री एम नमूद्रीपाल थे। नमूद्रीपाल मुख्यमंत्री थे और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ये गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बनाई गई थी केरल में। आइए नेक्स्ट, दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? कौन कहते थे कि दल नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में दल नहीं होना चाहिए? तो ये थे जयप्रकाश नारायण, जिनको भी लोक नायक जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट, किसी उम्मीदवार का चुनाव में जमानत जब्त कब हो जाता है? देखिए, उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है और जमानत का आप लोग सुनते होंगे कि अरे फलां जमानत जब्त हो गया। तो कैसे जमानत जब्त हो जाता है? जब वह अपने क्षेत्र में, जहाँ जिस लोकसभा विधानसभा में वह चुनाव लड़ता है, जब वह अपने क्षेत्र में
पड़े कुल वैध मतों का 1/6 भाग यानी 16.6% मत हासिल नहीं कर पाता है। जब वह जितना, जैसे मान ले वहाँ 100 वोट पड़ा किसी विधानसभा में, मान लीजिए 100 वोट पड़ा, तो 100 वोट का 1/6 भाग, अगर 100 का 6वां भाग अगर वह नहीं ला पाया तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है और यह राशि भारत सरकार के राजकोष में जमा कर दी जाती है। आइए नेक्स्ट, किसी दल का राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने की क्या शर्त है। देखिए यहाँ तो दल बहुत है, सब लोग चाहता है कि हमको मान्यता मिल जाए, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं कि उसको कैसे मिलेगा राज्य स्तरीय दल का दर्जा। तो देखिए, दल ने राज्य की विधानसभाओं के लिए हुए चुनावों में कुल सीटों का 3% या 3 सीट जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो। जैसे कि कहीं 100 सीट है किसी विधानसभा में, तो उसको 100 सीट में 3 सीट जीतना है या 3% सीट जीतना है, तो 3% 3 सीट हुआ, या 3 से जो भी अधिक हो, या तो 3% जीते या 3 से अधिक सीट जीते, जो अधिक होगा वही मान्य हो जाएगा। अगर वैसा वो करता है तो उसको उस राज्य में राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाती है। या देखिए, पहला शर्त ये हुआ, ये मत समझिएगा कि ये सब शर्त पूरा करना है। ये जो शर्तें हैं उसमें कोई एक शर्त अगर पूरा कर लेता है तो उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाती है। या लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में 1 सीट पर जीत दर्ज की हो। इसमें जब से लोकसभा का चुनाव होता है तो जहाँ 25 का सीट है, 25 लोकसभा का सीट है, वहाँ उसको 1 सीट जीतना पड़ेगा, और अगर 50 है तो 2 जीतना पड़ेगा। अब देखिए, बिहार में तो इस आधार पर किसी को मान्यता नहीं मिल सकता है, क्योंकि बिहार में 40 सीट है, तो 40 सीट में 25 सीट पर 1, फिर 15 सीट में कैसे आएगा। तो इस आधार पर बिहार में किसी दल को राज्य स्तरीय दल का मान्यता नहीं मिल सकता है, क्योंकि 25 में 1 जीतना पड़ता है। आइए देखिए, या दूसरा है, राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किए हों तथा इसके अतिरिक्त उसने 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट पर दर्ज हासिल की हो। अब देखिए, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो कुल वैध मत, जितने वैध मत, मान लीजिए 100 वोट पड़ा, 100 वोट में 10 वोट रिजेक्ट हो गया, 90 वोट की गिनती हुई, तो जो वैध मत का गिनती हुआ उसमें उसको 6%, यानी अगर मान लीजिए 100 वोट में 10 वोट रिजेक्ट हो गया तो 90 का 6% मत उसको प्राप्त करना होगा, और इसके अलावा 6% मत प्राप्त करना है, और इसके अलावा उसने लोकसभा में 1 सीट या 2 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की हो, तब भी उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता उस राज्य में दी जाएगी। इसके या राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनावों में दल ने कुल वैध मतों के 8% मत प्राप्त किए हों, या राज्य में अगर चुनाव हुआ है विधानसभा का या लोकसभा का, उसमें अगर वह 8% वोट ले आता है वैध मतों का। वैध मत की परिभाषा तो मैंने बतला ही दिया था कि जो वैध मत जिसकी गिनती होती है तो उसको राज्य स्तरीय चुनाव का राज्य स्तरीय दल का मान्यता मिल जाएगा। देखिए, ये चारों शर्त है, क ख ग घ, अगर इसमें कोई एक शर्त भी कोई दल पूरा कर लेता है तो उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाती है। आइए नेक्स्ट, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता हेतु क्या शर्त रखी गई है। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता हेतु क्या शर्त रखी गई है। अब देखिए, राष्ट्रीय दल ये है, राष्ट्रीय छूट गया है, मैंने बाद में इसको ये कर दिया है। तो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता हेतु क्या शर्त रखी गई है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों की 2% सीटें, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें 2 सीटें, तो 545 का चुनाव होता है तो 545 का 2% 11 सीट हुआ। सीटों पर जीत हासिल की हो तथा ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में हो। देखिए, अगर 2% सीट 11 ही सीट जीतने की बात आ जाए तब तो जनता दल यू भी हो जाएगा राष्ट्रीय पार्टी, और बिहार की जो राजद है ये भी हो जाएगी राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि लोग पहले ये सीट जीत चुके हैं। अभी तो फिलहाल
जनता दल यू 11 सीट से ज़्यादा जीत चुका है, तो इस आधार पर इसको मिल जाना चाहिए राष्ट्रीय दल का दर्जा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि ये जो 2% सीटें हों, 11 सीटें हों, ये कम से कम 3 राज्यों में हो। अगर एक राज्य में आप जीत जाइएगा तब आपको राष्ट्रीय दल की मान्यता नहीं मिलेगी। आपको ये 11 सीटें 3 राज्यों में जीतना पड़ेगा। आइए अब देखिए, या आप इस शर्त को पूरा कीजिए, या लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करें। लोकसभा या राज्यों की विधानसभा में 4 अलग अलग राज्यों में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6%, जितना वैध मत हुआ उसका 6% प्राप्त करे, तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे, और 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे तो वह राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। या यदि कोई दल 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करे, यदि कोई राज्य स्तरीय दल को 4 राज्य में मान्यता मिल जाती है राज्य स्तरीय दल का, तो वह राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो इसमें अगर कोई शर्त पूरा करेगा कोई पार्टी तो वह राष्ट्रीय दल बन जाएगा। क ख ग तीनों में कोई एक शर्त अगर, ये नहीं कि चारों शर्त पूरा करना है, तीनों शर्त पूरा करना है, ये 3 में कोई एक शर्त अगर पूरा करता है तो वह राष्ट्रीय दल बन जाएगा। राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल को क्या फ़ायदा मिलता है? अब ये क्यों बनना चाहता है लोग राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल? देखिए, इसमें क्या होता है कि ये चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार होता है। जैसे कि भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल है, तो ये जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या राज्य के अध्यक्ष हैं वही आवंटित करेंगे, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त एक ही प्रस्तावक की जरूरत होती है। नामांकन करने जाएगा उस दल का आदमी तो उसको मात्र एक व्यक्ति लेके जाना है प्रस्तावक, और वो नॉमिनेशन कर देगा। मतदाता सूची संशोधन जब होता है, इसको फ़ायदा देखिए क्या होता है। जब मतदाता सूची संशोधन होता है तो 2 सेट मतदाता सूची का उसको निःशुल्क दिया जाता है, और उम्मीदवार को 1 सीट निःशुल्क दिया जाता है। जो उम्मीदवार होता है उसको 1 सेट निःशुल्क दिया जाता है, वह संशोधित मतदाता सूची का। उसको आकाशवाणी दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधा होती है। स्टार प्रचारक नामित करने का अधिकार होता है, और राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल जो है 40 स्टार प्रचारक रखते हैं, और पंजीकृत जिसको मान्यता नहीं है, बहुत ऐसे दल हैं जिसको मान्यता नहीं है, न राज्य स्तरीय दल न राष्ट्रीय दल के रूप में, तो वो 20 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। और ये जो स्टार प्रचारक रखेंगे उनका खर्च जो उम्मीदवार होगा उसके खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा। आइए नेक्स्ट, राज्य में कितने राष्ट्रीय पार्टी भारत में, राज्य में नहीं भारत में, भारत यहाँ भी छूट गया है। भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी और पंजीकृत पार्टी हैं? तो ये राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय दल 7 हैं, राज्य स्तरीय दल 52 हैं, और पंजीकृत दल 2638 हैं। तो 2638 जो ये पंजीकरण कराए हैं, लेकिन इनको अभी कोई दल के रूप में मान्यता नहीं मिला है। ये पंजीकृत हैं और राज्य स्तरीय दल बनने के प्रयास में हैं। अब देखिए ये राष्ट्रीय दल कौन कौन है। ये है भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसको कहा जाता है, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी, ये राष्ट्रीय दल है। आइए नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? यहाँ भी भारत छूट गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं, ये 24वां चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। और चुनाव आयुक्त जो अन्य हैं वह अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार हैं। तो ये इंडियन पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका कि डिस्कशन मैंने आपके साथ किया। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरा ये पॉलिटी का वीडियो आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप पॉलिटी में 100% प्रश्न करके आएंगे। मैं
वैसा ही प्रश्न लेकर आता हूँ जिस पर अधिकांश छात्र फोकस नहीं करते हैं और उनके प्रश्न एग्जाम में छूट जाते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए, आपका प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।